माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। आज के लेक्चर का टॉपिक है बीट्स। तो ये बीट्स कहाँ से आया टॉपिक, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेक्चर नंबर 10 या 11 में, जहां पर हम पढ़ रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो चार फिनोमिनन हमने पढ़ी थी। नंबर 1 था इंटरफेरेंस, नंबर 2 था बीट्स, नंबर 3 थे स्टेशनरी वेव्स और नंबर 4 है लिसेजियस फिगर। तो लिसेजियस फिगर तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम नंबर 1 पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटरफेरेंस। अब नंबर 2 पढ़ेंगे बीट्स। ठीक है, तो चलो हेडिंग लिखो बीट्स। बीट्स तो क्या होता है? बीट्स होता है दो साउंड्स के इंटरफेयर होने की वजह से कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इफेक्ट इज नथिंग बट योर बीट्स। तो कैसा होता है बीट्स? देखो तो व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी डिफरेंस होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वल एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो आराम से समझो, हमने क्या किए, दो साउंड वेव्स लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, और क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, या 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट 10 हर्ट्ज, कई बुक में 16 तक है, लेकिन 10 हर्ट्ज हमारे एनसीईआरटी में 10 हर्ट्ज है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से कम। ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों वेव्स कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल होंगे? सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होंगे। इंटरफियर with each other by which principle? by superposition principle। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, so that there are some point at which मैक्सिमम साउंड इज हर्ड। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पे आएगा, या फिर एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पे आएगा। अब आप बोलोगे सर साउंड वेव्स में तो क्रेस्ट और ट्रफ होते ही नहीं, तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स में भले ही कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन हो, लेकिन हम उसको ड्रॉ करते वक्त ट्रांसवर्स वेव की तरह ड्रॉ करते हैं। और वो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? दैट इज नॉट वेव, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होता है, लेकिन हम उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना? तो एट सम पॉइंट एट विच मैक्सिमम साउंड इज हर्ड, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर मैक्सिमम आवाज सुनाई देगी, इज कॉल्ड वैक्स। उसको क्या बोलेंगे? वैक्स, या वैक्सीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वैक्सीन। एंड सम पॉइंट एट विच नो या मिनिमम साउंड इज हर्ड। मिनिमम साउंड या नो साउंड भी बोल सकते हो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो नो साउंड। मिनिमम साउंड इज हर्ड कॉल्ड वेन। उसको क्या बोलेंगे? वेन। एंड फॉर्मेशन ऑफ वैक्स एंड वेन इज कॉल्ड एज बीट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? बीट फॉर्मेशन। व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, traveling in the same direction, interfere with each other by superposition principle. There are some points at which maximum sound is heard called as wax, and some point at which minimum sound is heard is called as wane. And production of alternate vaccine or wax and wane is called, उसको क्या बोलेंगे? बीट्स। ओके, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, दो साउंड वेव्स लेने हैं ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। देखो मैं समराइज कर देता हूं, क्या करना चाहिए आपको। क्या लेना है? टू साउंड वेव्स, ओके।
ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे होना चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड, तो दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल, A1 इज इक्वल टू A2। फ्रीक्वेंसी कैसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। और इसका जो डिफरेंस है लगभग 10 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज से कम चलता है, 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं चलता। ओके, तो दो साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए इसकी। अब उसके बाद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों कैसे ट्रैवल होना चाहिए, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो, सेम डायरेक्शन। तो ऐसा अगर होगा तो इसका जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो क्या होगा, मीडियम के कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, सम पार्टिकल ऑफ मीडियम oscillate with maximum amplitude और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो उसको बोलेंगे वैक्स, क्या बोलेंगे, वैक्स या वैक्सिंग, क्या बोलेंगे उसको, वैक्सिंग। एंड सम पॉइंट ऑसिलेट्स विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड कॉल्ड एज वेनिंग, क्या बोलेंगे उसको, वेनिंग या वेन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वैक्सीन पे मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है और वेनिंग पे मिनिमम साउंड सुनाई देता है। तो एक ज्यादा साउंड मतलब एक वैक्स और एक कम साउंड मतलब एक वेन, एक वैक्स और एक वेन को मिला के बनता है एक बीट, क्या बनता है, एक बीट। और एक सेकंड में ऐसे कितने बीट बनते हैं उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। और एक बीट बनने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ बीट्स, क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बीट्स। तो 2-3 टर्म है ये समझ लो, फिर हम क्या करेंगे, बीट्स को डायग्रामेटिकली रियलाइज करेंगे और उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे, फिर बीट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसको वैक्सीन पे वेरीफाई करेंगे, वेनिंग पे वेरीफाई करेंगे और आखिरी में इस पे बेस 10 से 15 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल टारगेट ऑफ टुडेज लेक्चर। तो अभी हम क्या करेंगे, 2-3 डेफिनेशन क्लियर करेंगे, पीरियड ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, ये 2-3 डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे। तो दो साउंड वेव्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों एक ही पाथ पे एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे हैं। तो मीडियम के कुछ पार्टिकल अल्टरनेटिव मैक्सिमम और मिनिमम साउंड से ऑसिलेट करेंगे। मैक्सिमम साउंड को बोलते हैं वैक्सीन और मिनिमम साउंड को बोलते हैं वैनिंग। तो जहां पर मैक्सिमम साउंड सुनाई दे वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं वेन, क्या बोलते हैं, वेन। और जहां पर मिनिमम साउंड सुनाई देता है मतलब साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, मिनिमम साउंड सुनाई दे वहां पर एम्पलीट्यूड कम होता है, उसको बोलते हैं वेन, क्या बोलते हैं, वेन। और 1 वैक्स प्लस 1 वेन, इसको बोलते हैं 1 बीट, क्या बोलते हैं, एक बीट, ज्यादा आवाज कम आवाज, 1 बीट। तो टाइम फॉर 1 बीट इज पीरियड ऑफ बीट, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ बीट। तो एक बीट को पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ बीट। और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। तो जब भी साउंड वेव्स की बात हो तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, ओके। तो बीट फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, ये याद रख लो, ओके। और पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, पर सेकंड, या इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। इतनी चीजें याद रखो। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको 2 साउंड वेव्स ले लेता हूं, दोनों की फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं, एक की लेंगे 12 हर्ट्ज, एक की लेंगे 10 हर्ट्ज, और उससे पूरा बीट्स को हम अच्छे से डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली रियलाइज करेंगे, फिर वही चीज मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, फिर आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मान लो हम क्या करेंगे, 2 फ्रीक्वेंसीज लेंगे, 2 वेव्स लेंगे। पहली वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज और दूसरी वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो 2 हर्ट्ज, तो चलता है, इसमें बीट्स बन सकते हैं, बिकॉज दोनों का डिफरेंस 10 से ज़्यादा डिफरेंस 10 से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। तो हम टाइम स्लॉट को डिवाइड करेंगे, टाइम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी n1, उसके बाद फ्रीक्वेंसी n2, उसके बाद डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, फिर क्या करेंगे डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लेंगे फेज डिफरेंस, ठीक है। तो n1 n2 डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, उसके बाद इंटेंसिटी का स्टेटस, इंटेंसिटी कितनी होगी, एंड फाइनली रिमार्क। व्हाट इज रिमार्क देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इतनी चीजें हम कवर करने वाले हैं, देखो अच्छे से समझो। देखो अब देखो यहाँ पर मैं यही चीज डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वी हैव टू ड्रॉ 3 डायग्राम्स, 3 वेव फॉर्म्स, one is for first wave, one is for second wave and one is for after superposition resultant wave। समझना बेटा, पहले हम इसको रियलाइज करेंगे, फिर मैथमेटिकली भी इसको अपन प्रूफ कर देंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो दिस इज स्पेस फॉर फर्स्ट वेव एंड दिस वन इज फॉर सेकंड वेव एंड दिस वन इज फॉर थर्ड वेव, कोई टेंशन नहीं, चलो ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम ले लेंगे, अब देखो हमारा जो साउंड वेव्स होता है, साउंड वेव्स इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है ना। साउंड वेव्स क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है, लेकिन हम ग्राफ किसका प्लॉट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वर्सेस टाइम का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके। तो 2 साउंड वेव्स, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल। अब टाइम स्लॉट को कैसे डिवाइड करेंगे हम, पहले तो अपन 0 टाइम ले लेंगे, 0, ओके। उसके बाद हम टाइम लेंगे 1 सेकंड का, ठीक है। ये सपोज मेरा टाइम है, दिस इज माय टाइम ऑफ 1 सेकंड के टाइम तक हमें ऑब्जर्व करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/4 टाइम, दिस इज माय 1/4 टाइम, ठीक है ना। सारे एक्सिस पे एक ही लाइन प्लॉट करेंगे 1/4, फिर उसके बाद आएगा उतना ही उसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ओके। इसको थोड़ा सा नीचे ले लूँ मैं, प्रॉपर डायग्राम निकालेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। चीज़ें समझ में आएंगी तो आप इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया 1/2 टाइम 0, 1/2, 1/4, 1/2, ये 3/4 सेकंड है, ये दिस इज 3/4 सेकंड एंड फाइनली कंप्लीट 1 सेकंड। तो इस वेव को हम 1 सेकंड तक ऑब्जर्व करेंगे, अंदर क्या क्या वेरिएशन आता है क्या नहीं, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम है इसको मैं बोलूँगा 0, ये 1/4 सेकंड, 1/2, 3/4 एंड दिस इज 1 सेकंड। अब इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, ये मेरा पहला वेव है, ये मेरा दूसरा वेव है। तो टाइम पहले मेरा कितना था, कहाँ से शुरू करूँगा मैं, 0। तो जब मैंने शुरू किया तो इसका ऑसिलेशन कितने हुए थे, 0, इसके ऑसिलेशन कितने थे, 0, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 0, फेज डिफरेंस कितना है, 0, फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो अब जस्ट स्टार्टिंग है तो इंटेंसिटी नहीं और रिमार्क कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, या लिखना ही है तो फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, क्या होगी, मैक्सिमम। और रिमार्क क्या, इसको हम बोलेंगे वैक्स, क्या बोलेंगे, वैक्स, क्या बोलेंगे, वैक्स, समझना, वैक्स बोलेंगे, ओके। अब देखो 1 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज, मतलब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में ये 12 हर्ट्ज पूरा कर रहा है, कितने, 12 साइकिल्स वो पूरा कर रहा है। तो इसका टाइम स्लॉट कैसे डिवाइड किया हमने, 0 के बाद लिया हमने 1/4, उसके बाद लिया 1/2, उसके बाद लिया 1/2 के बाद 3/4 एंड फाइनली 1। तो अगर 1 सेकंड में 12 ऑसिलेशन पूरे कर रहा है तो 1/4 सेकंड में 1/4 × 12 मतलब 3 ऑसिलेशन पूरा करेगा, ओके। 1 सेकंड में 12 ऑसिलेशन, 0 से शुरू करके 12 तक जाएगा वो, 0 से शुरू करके 12 तक। तो 1/4 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, मतलब 3 साइकिल वो पूरा करेगा। और ये 10 हर्ट्ज वाला कितना पूरा करेगा, 1/4 × 10 मतलब कितना, 2.5। तो पहले वाला वेव 3 साइकिल पूरे करेगा और दूसरे वाला वेव 2.5 साइकिल पूरा करेगा। तो पहले वाला वेव 3 साइकिल मतलब 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, ठीक है। 1 देखो ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो पहले वेव ने कितने साइकिल पूरे किए, 3 साइकिल, 1/4 सेकंड तक 3 साइकिल पूरे किए। दूसरे वेव ने कितना, 2.5 मतलब देखो दिस इज 1, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है,
दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। वन साइकिल, दिस इज माय टू साइकिल एंड दिस इज थर्ड साइकिल। तो थर्ड साइकिल 2.5 ना, तो देखो ये मेरा एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल और ये हाफ साइकिल। तो 1/4 सेकंड में इसने कितने साइकिल पूरे किए? 3। इसने कितने किए? 2.5। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आया? 0.5। अब फेज डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो देखो इसका ट्रफ है और इसका क्रेस्ट है। इसका क्रेस्ट मतलब ऊपर, ट्रफ मतलब नीचे। क्रेस्ट और ट्रफ में फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई रेडियन। कितना होता है? पाई रेडियन। तो क्रेस्ट और ट्रफ में फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई रेडियन। कितने का? पाई रेडियन। ओके, तो अगर क्रेस्ट पे ट्रफ आया तो इंटेंसिटी कैसी होगी? इंटेंसिटी कैसी होगी? क्रेस्ट पे ट्रफ आया तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड 0। यहां पर हमें पता चल गया इस पॉइंट के ऊपर दोनों का मिक्सिंग हुआ तो एम्पलीट्यूड कितना? 0। और यहां पर क्या होगा? मिनिमम। तो इंटेंसिटी कैसी होगी? मिनिमम। इंटेंसिटी कैसी होगी? मिनिमम। तो ये होगा हमारा वेन। क्या होगा? वेन। क्या होगा? वेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो पूरी चीजें और समझाऊंगा मैं। 1/2 सेकंड पे तो 1 सेकंड में 12 ऑसिलेशन, मतलब आधे सेकंड में 6 ऑसिलेशन। 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन, मतलब आधे सेकंड में 5 ऑसिलेशन। तो दोनों का डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 1। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 1। अब फेज डिफरेंस देखो, अब इसके 6 ऑसिलेशन पूरा हुए, मतलब ये 1 2 3। अब ये 1/4 सेकंड में 3, तो ये 1/4 सेकंड में भी 3। ये 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके कितने? और 2.5, मतलब टोटल 5 होने चाहिए। हाफ सेकंड तक टोटल 5 होने चाहिए। तो देखो ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, देखो देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर देखो सिचुएशन क्या है, फेज डिफरेंस क्या होगा। तो क्या है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया। तो ट्रफ के ऊपर ट्रफ मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है? या तो 0 या तो 2 पाई। तो 0 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब यहां पे कितना है? 2 पाई। 0 और 2 पाई फेज डिफरेंस अगर 0 और 2 पाई होगा तो दे आर इन फेज। ट्रफ पे ट्रफ आया मतलब इन फेज। तो ट्रफ पे ट्रफ आया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वहां पर? मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो यहां पर सुनाई देगा वैक्स। ठीक है, तो इस तरह से एक बीट कंप्लीट हो गया। जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 1 हर्ट्ज आया तो कितना बीट कंप्लीट हो गया? 1। तो जो ओरिजिनल, ये तो स्टार्टिंग है ना, दिस इज द स्टार्टिंग, यहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था। तो जब साउंड शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद मिनिमम से जब मैक्सिमम साउंड हुआ तो एक बीट कंप्लीट हो गया। 1 वेन प्लस 1 वैक्स, यहां से लेकर यहां तक वेन हुआ, वेन से लेकर यहां तक वैक्स हुआ। तो ये एक बीट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? एक बीट कंप्लीट हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, एम्पलीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड कैसे होगा? मैक्सिमम। इस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड 0। कितना? 0। इस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। कितना एम्पलीट्यूड होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ो। चलो, तो 3-4 सेकंड पे क्या होगा? 3-4 सेकंड पे तो 3 6 1 सेकंड में 12 ऑसिलेशन, मतलब 3-4 सेकंड में 9 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और यहां पर कितना हो जाएगा? हर 0.25 सेकंड में 2.5 ऑसिलेशन वो पूरा कर रहा है, बिकॉज टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड में 10 वेव्स। तो 3-4 सेकंड में कितने? 7.5 वेव। समझ रहे हो ना? 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.5। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, तो इसके 9 वेव कंप्लीट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और इसके 7.5 वेव कंप्लीट करो। तो यहां तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5। दिस इज माई 6 7 और ये हाफ, 7.5। ठीक है, अब फेज डिफरेंस देखो बेटा, इसका क्या आया? क्रेस्ट। इसका क्या है? ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? पाई। तो फिर से पाई इसमें ऐड करो, तो 2 पाई प्लस पाई कितना? 3 पाई। कितना? 3 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 3 पाई। तो 3 पाई मतलब क्रेस्ट के ऊपर अगर ट्रफ आया तो एम्पलीट्यूड कैसे होगा? मिनिमम। क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो मिनिमम होगा। तो इंटेंसिटी विल बी मिनिमम और यहां पर बनेगा वेन। क्या बनेगा? वेन। क्या बनेगा? वेन। तो एम्पलीट्यूड इसकी मिनिमम होगा और क्या बनेगा? वेन बनेगा। क्या बनेगा? वेन। ठीक है, आगे बढ़ो, कंप्लीट करो इसको। तो 1 सेकंड में इसके कितने ऑसिलेशन हो गए? 12। इसके कितने हो गए? 10। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आया? 2, मतलब 2 बीट हो जाएंगे। यहां पर पहला बीट सुनाई दिया, यहां पर दूसरा बीट सुनाई दिया। बीट मतलब क्या? एक वेन और एक वैक्स। ठीक है ना?
तो 12 कंप्लीट करो, यहां तक कितने कंप्लीट हो गए? 9 9, उसके बाद ये 10 11 और ये 12, ठीक है। अब यहां पे 7.5 8 9 और ये 10, ठीक है। फिर से क्या हो गया, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया, ट्रफ के ऊपर ट्रफ मतलब फेज डिफरेंस और ऐड कर दो 4 पाई, तो 0 2 पाई 4 पाई, यह सब इन द फेज वाली कंडीशन है, और पाई 3 पाई आउट ऑफ फेज वाली कंडीशन है। These are the condition for destructive interference, these are the condition for constructive interference। कंस्ट्रक्टिव पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे फिर से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, और क्या सुनाई देगा? वैक्स। क्या सुनाई देगा? वैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और आपको वैक्स सुनाई देगा। तो शुरू में मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, एम्पलीट्यूड मेरा शुरू में कैसे था? मैक्सिमम था, ओके। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम हुआ, तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा, ओके। तो ये सुपरपोजिशन के बाद ऐसा वेव दिखाई देगा, ओके। और इसके अंदर ये अब देखो, ये कम फ्रीक्वेंसी और ये ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये ऐसे, तो ये ऐसे वेरी, यहाँ पर ज़्यादा एम्पलीट्यूड वेरी होगा, ठीक है। ये एनवलप है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। तो हो क्या रहा है बेटा, देख लो अच्छे से, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैक्सिमम वेरी हो रही है, सॉरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा, तो यहाँ पर होगा हमारा वैक्स। दिस इज वेन, दिस इज माई वैक्स, दिस इज वेन, एंड दिस इज अगेन अ वैक्स। तो ये जो होगा, दिस इज माई 1 बीट, ओके। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेन, और वेन से लेकर वैक्स तक ये वैक्स, ये वेन का टाइमिंग, ये वैक्स का टाइमिंग, तो ये 1 बीट होगा और ये 2 बीट होगा, ठीक है। तो 12 और 10 ये दो फ्रीक्वेंसी को अगर हमने एक पाथ पे भेजा, ये और ये एक पाथ भेजा, तो कुछ पॉइंट ऐसे आए, कुछ पॉइंट ऐसे आए जहां पर ट्रफ पे क्रेस्ट आया तो वेन मिला, क्रेस्ट पे सॉरी ट्रफ पे ट्रफ आया तो वैक्स मिला, ट्रफ पे क्रेस्ट आया तो वेन मिला। तो साउंड की इंटेंसिटी अल्टरनेट वेरी हो, देखो वैक्स के बाद वेन आया, वैक्स के बाद वेन आया, वैक्स के बाद वेन आया, तो इसको बोलते हैं बीट फिनोमेनन। क्या बोलते हैं? बीट फिनोमेनन। तो दो स्लाइटली अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले साउंड नोट को अगर हमने एक ही पाथ पे ट्रेवल करवाया, तो कुछ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, क्रेस्ट पे क्रेस्ट या ट्रफ पे ट्रफ आएगा, तो वहां पर साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और वैक्स सुनाई देगा, मतलब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, और कई पॉइंट पे मिनिमम सुनाई देगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये इतने आप लिख लो, अच्छे से लिख लो, लिख लिया आपने, ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो अब आई एम ट्राइंग टू राइट द इक्वेशंस ऑफ दिस वेव्स। इन वेव्स के इक्वेशन डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूं मैं, और इसको बाद में हम डायग्राम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, डायग्राम कैसे है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होगा मेरा, इसका इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 1t, ये इसका इक्वेशन होगा। y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 1t, इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 आएगी। इसका इक्वेशन क्या होगा, y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t। अब ये दोनों वेव्स, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आई। लेकिन यहां पर देखो दो वेव का कॉम्बिनेशन है, ये एक वेव है मेरे पास एनवलप, ये जो एनवलप दिख रहा है, और इसके अंदर कुछ वेरी कर रहा है, इसके अंदर कुछ वेरी कर रहा है, तो इसका जो इक्वेशन आएगा, ये दो वेव्स का कॉम्बिनेशन आएगा। यहां पर कुछ एम्पलीट्यूड होगी, देखेंगे हम कितनी होती है वो, ओके। अगर आपको चाहिए, मुझे याद है, तो मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूं। ये इक्वेशन कैसे आता है, y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई n1 प्लस सॉरी n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t इंटू साइन ऑफ 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। ये मैथमेटिकली प्रूफ करके बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना। तो ये वेव के साथ मिक्स हुआ, तो जो रिजल्टेंट वेव बना वो कुछ ऐसे, उसका ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये इसकी डायग्राम है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन की डायग्राम, मैथमेटिकल इक्वेशन की डायग्राम। तो हमें समझाओ सर, इसके अंदर कॉस वाली टर्म और साइन वाली टर्म दो क्यों आई। देखो ये जो एनवलप है, दिस इज द कॉस ग्राफ, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2a, देखो ना 2a, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है ना, a प्लस है 2a, तो ये कॉस वाला, ये 2a कॉस वाला टर्म मतलब एनवलप, तो ये एनवलप की फ्रीक्वेंसी कम है, ओके, एनवलप की फ्रीक्वेंसी कम है। अब ये एग्जांपल लेंगे हम, 12 प्लस माइनस 10, तो ये 12 माइनस 10 मतलब 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, तो 3 फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 3 फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है,
दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर 3 फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ है, बरोबर है। अब उसके बाद साइन ग्राफ जो है एडिशन वाला है n1 प्लस n2, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 10 इज 22 डिवाइडेड बाय 2, 22 डिवाइडेड बाय 2, ओके सॉरी 12 माइनस 10 कितना, 12 माइनस 10 सॉरी बेटा यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 12 माइनस 10 कितना 2, 2 बाय 2 मतलब कितना 1, तो कॉस का कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 फ्रीक्वेंसी है, 1 फ्रीक्वेंसी देखो ना, एक लूप दो लूप मतलब 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कॉस वाले ग्राफ की कितनी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, तो ये जो एनवलप है वो कॉस वाला ग्राफ है, किसका ग्राफ है कॉस वाला, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि 11 हर्ट्ज, तो ये अंदर जो वेरी हो रहा है जल्दी वेरी हो रहा है, दिस इज माय साइन ग्राफ, दिस इज माय साइन ग्राफ, ठीक है। तो इसको आप मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो इस वेव के साथ अगर आपने इंटरफेयर किया तो कई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर मिनिमम साउंड सुनाई देगा, उसको बोलेंगे वेन, कई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, उसको बोलेंगे वैक्स, और मैथमेटिकली ये उसका इक्वेशन आता है, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 1 था तो एक बीट कंप्लीट हो गया, यहां पर मेरा एक बीट कंप्लीट हो गया, एक बीट यहां से शुरू हुआ था, शुरू होने के बाद एक वेन और एक वैक्स, दिस इज 1 बीट, यहां से मेरा शुरू हुआ था, शुरू होने के बाद एक वेन और एक वेस, मतलब यहां पे सेकंड बीट, ठीक है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतने बीट बनेंगे, जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतने बीट बनेंगे, ठीक है। अब ये चीज को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और इसके इक्वेशन भी समझेंगे, ठीक है। चलो पॉज करके सारी चीजें लिख ली होंगी आपने, ऐसा कंसीडर करके मैंने इसको रब कर दिया। अब देखेंगे इसका मैथमेटिकल प्रूफ, वो भी पूरा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, दो फ्रीक्वेंसीज ली, एक 12 हर्ट्ज और एक 10 हर्ट्ज, और दोनों के नंबर ऑफ वेव्स हमने एक्चुअली ड्रॉ किए और दोनों का वेव फॉर्म्स चेक किया, और जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आया उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक कॉस वाला और दूसरा साइन वाला। तो सिंपल सा लॉजिक है, दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग अलग है और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड, ओके। तो अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, आराम से समझो, ओके। तो क्या करना है आपको, दो वेव्स लेना है, ले लेता हूं मैं, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दो साउंड वेव्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग, इसलिए ये ओमेगा 1 आएगा, ये ओमेगा 2 आएगा। अब फ्रीक्वेंसी अलग मतलब वेवलेंथ अलग, फ्रीक्वेंसी अलग मतलब वेवलेंथ अलग। अब एक चीज याद रखो, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ k, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस इज स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ एनी वेव, अब ये जो स्पीड होती है इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, तो स्पीड ऑफ एनी वेव इन गिवन मीडियम ऑलवेज रिमेन सेम। तो भले ही ये साउंड रहने दो या ये साउंड रहने दो, दोनों की स्पीड कैसे रहेगी, सेम रहेगी। अब यहां पर ओमेगा अलग है दोनों का, तो ओमेगा अलग है तो k भी अलग होगा, बिकॉज ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। तो ओमेगा अलग है तो k भी अलग, तो ये k1x ये k2x, k1x k2x मतलब क्या, हमारे पास हमने दो ट्यूनिंग फोर्क ले लिए, ये एक ट्यूनिंग फोर्क, ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क, दोनों को ऑसिलेट कराया, दोनों से जो साउंड जनरेट हो रहे हैं उनको मिक्स किया। तो ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, और हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को रेस्ट किया, ऑब्जर्वर को रुकाया हमने x इज इक्वल टू 0 पे। तो x को फिक्स कर लेंगे हम, x को फिक्स कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर रुका हुआ है एट एनी पोजिशन। तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो पहला वेव क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t, x तो फिक्स कर लिया हमने, x इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर रुका हुआ है जो बीट सुनने वाला है, मैक्सिमम साउंड है मिनिमम साउंड, और y2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा 2t, ठीक है। अब ओमेगा 1 की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई n1, ये इसमें से जो साउंड नोट निकल रहे हैं या साउंड वेव्स निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसकी n1 है, इसकी n2 है, ओके। और ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ओमेगा 2 क्या होगा, 2 पाई n2। सो व्हाट विल बी माय y1 पहला वेव होगा a साइन 2 पाई n1t, और दूसरा वेव होगा
a sin 2 पाई एंड 2t। वाई नॉट a1 एंड a2, वो तो बेसिक है ना यार, ठीक है ना। दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे होना चाहिए, सेम। तो दोनों का एम्पलीट्यूड हमने a रखा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होने से ओमेगा अलग होगा, स्पीड सेम रखना है तो ओमेगा अलग होगा तो k भी अलग होना चाहिए, तो k1 k2। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हमने ऑब्जर्वर को 0 पे रुकाया, x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे रुकाया, तो ये वाले टर्म निकल गए। ओके, 0 0 रखने से वेव और सिंपल हो गया। तो वी हैव टू वेव्स लाइक दिस, इसको हमें इंटरफेयर करना है। तो आफ्टर सुपरपोजिशन, ये दोनों का अगर सुपरपोजिशन हुआ तो रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सो दैट विल बी y इज इक्वल टू, व्हाट इज माय y1, a sin 2 pi n1t, एंड व्हाट इज माय y2, a sin 2 pi n2t। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, a ब्रैकेट में क्या रहेगा, sin 2 pi n1t प्लस sin 2 pi n2t। so this is my c and this is my d। okay, so we have formula that is sin of c plus sin of d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। this is my standard formula from mathematics। ठीक है, तो नीट वाले स्टूडेंट ये रट्टा मार लेना आप इसका, ठीक है। तो इसको c कंसीडर करेंगे, इसको d कंसीडर करेंगे, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू, ये a का a, तो फॉर्मूला c प्लस d का क्या है, 2 पहले साइन और c, ये सब c है, 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस c माइनस d, यहां से देख के लिख लो, 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आ गया, ऐसे कुछ आ गया था टर्म, ठीक है, ठीक है, लिख लिया इतना। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको हम प्रॉपरली लिख लेंगे, तो आएगा y इज इक्वल टू a इंटू 2a, और ये क्या है, cos 2 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन और इधर t कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। ओके, 2a cos 2 पाई कॉमन, n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू t इंटू साइन, देखो ये साइन 2 पाई कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। ओके, सो दिस इज माय इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेव, जो कि अभी हमने ड्रॉ की थी, याद आया, ठीक है। ये ऐसी कुछ डायग्राम थी, देख लो आराम से समझो, ये डायग्राम मेरी ऐसी थी, ये ऐसी थी, ओके, ये ऐसी डायग्राम थी बीट्स की, ठीक है, अभी हमने ड्रॉ की थी ना 10 और 12 हर्ट्ज के लिए। तो ये जो एनवलप है ये सारा एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है ऐसे विथ टाइम, ओके, और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है। सो दिस इज इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड वेरिएशन, दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर एम्पलीट्यूड वेरिएशन, और ये साइनोसॉइडल अंदर की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो इसके जगह क्या रख सकते हैं हम, पुट 2a cos 2 pi in bracket n1 minus n2 divided by 2 into t is equal to a, that is net amplitude, इसके जगह a रखेंगे, तो इक्वेशन और क्या करेंगे, n1 plus n2 divided by 2 के जगह हम n रखेंगे, तो we get simplified equation as y is equal to a sin 2 pi nt। ठीक है, so this is the net wave which is combination of two trigonometric function, one is cos for amplitude variation and one is sin for frequency variation. So we have two sound waves of same amplitude, slightly different frequency, the difference between frequency is not greater than 10 hertz. So the waves are y1 is equal to a sin 2 pi n1t, और second है y2 is equal to a sin 2 pi n2t। इन दोनों को मिक्स किया, सुपरपोजिशन हुआ, तो नया वेव बना, उसका फॉर्म था y इज इक्वल टू a sin 2 pi nt, where n is n1 plus n2 divided by 2 and a is resultant amplitude which is varying with cos trigonometric function, that is 2a
cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब तक ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरह के पॉइंट है जहां पर साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उसको बोलेंगे वैक्सीन। तो एट वैक्सीन या वैक्सीन क्या होता है, द पॉइंट ऑफ मीडियम एट विच और विच वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वैक्सीन पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, वो होता है प्लस और माइनस 2a। क्या होता है, प्लस और माइनस 2a। तो a की ये वैल्यू यहां पर पुट रखो, यहां पर कर दो, क्या होगा 2a cos 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2a। बिकॉज वैक्सीन मैक्सिमम साउंड वाला पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, प्लस 2a हो गया या माइनस 2a होगी। तो दिस 2a गेट कैंसल, cos इधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा, तो 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज cos इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1। तो cos इनवर्स ऑफ प्लस 1 की वैल्यू होती है, वैक्सीन है ना, cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0 और माइनस की होती है पाई। cos 1 इट इज माइनस 1 ना, तो उसके बाद 0 के बाद 2 पाई, 0 के लिए 2 पाई के लिए 4 पाई के लिए क्या होगी, प्लस 1 होगी। पाई के लिए 3 पाई के लिए 5 पाई के लिए क्या होगी, माइनस 1 होगी। तो डैश 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 पी पाई, जनरल क्या आएगा पी पाई, वेयर पी इज 0 1 2 डैश डैश डैश। ओके, तो 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पी पाई। सो दिस पाई दिस 2 गेट कैंसल और p के वैल्यूज क्या है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, सो द जनरल टाइम एट विच vaccine is heard is given by t is equal to p divided by n1 minus n2। ओके, तो ये टाइम का जनरल फॉर्मूला होगा जहां पर सारे वैक्स सुनाई देंगे। तो पहला वैक्स सुनने के लिए आपको t के जगह 0 रखना पड़ेगा। तो टाइम फॉर वैक्सीन मतलब मैक्सिमम साउंड सुनने के लिए पहला वैक्स कब सुनाई देगा, जब आपका टाइम कितना होगा 0 रखो p की जगह, 0 डिवाइड बाय n1 0। दूसरा वैक्स t2, तो ये टाइम 1 रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। तीसरा यहाँ पर 2 रखो, p के जगह 2 रखो, तो 2 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। चौथा वैक्स 3 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। तो ये सारे टाइम्स है जहां पर आपको वैक्स सुनाई देंगे। अगर आपको याद आ रहा है 12 और 10 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को हमने इंटरफेयर किया था, तो ग्राफ ऐसे आया था, याद है। ओके, तो ये मेरा टाइम 0 था, दिस इज माई 1/4 टाइम, दिस इज माई 0 1/4, 1/4 के बाद यहाँ पर था 1/2, ये 3/4 और ये 1 था। ओके, एक फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, n1 था 12 हर्ट्ज और n2 था 10 हर्ट्ज। इसको वेरीफाई करेंगे हम। तो पहले वैक्स कहाँ पे, देखो पहला वैक्स, ये वैक्स है ना, पहला वैक्स 0 पे वैक्स सुनाई दिया, जब मेरा टाइम 0 था तो वैक्स सुनाई दिया, करेक्ट। ओके, और दूसरा वैक्स कब सुनाई दिया 1/2 टाइम पे, 1/2 टाइम पे, यहाँ पर देखो 1/2। तो 12 में से 10 गए, 12 में से 10 गए, कितने बचते 2, तो कितना 1/2 पे वैक्स। ठीक है, तीसरा वैक्स 1 पे तीसरा वैक्स सुनाई दिया, तो 12 माइनस 10, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना है 1। तो 0 1/2 1 पे क्या सुनाई दिया, वैक्स सुनाई दिया। ठीक है, अब मेरा एक बीट कहाँ तक कंप्लीट हो गया, एक बीट कंप्लीट हुआ मेरा, ये तो मेरा रेफरेंस था, एक वेन और एक वैक्स, तो ये मेरा एक बीट का टाइम है, एक बीट का टाइम है। तो ये टाइम माइनस ये टाइम, डिफरेंस बिटवीन timing of 2 wax is period of beat. So what is period of beat? Period of beat capital T या time of beat capital T is equal to T2 minus T1 करो या T3 किसी दो एडजस्टेंट को सब्सट्रैक्ट करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, सेम आंसर आएगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और कंटिन्यू। ओके, तो कोई एक कर दो आप, कोई एक कर लो, इसमें से ये माइनस करेंगे क्या आएगा
1 बाय n1 माइनस n2 माइनस 0, इसमें से ये माइनस किया तो इसका आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। सो पीरियड ऑफ बीट कैपिटल T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। दिस इज फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ बीट, मतलब एक बीट कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n1 माइनस n2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सो दैट विल बी n1 माइनस n2। हेंस वी हैव प्रूवन दैट के दो sound waves of frequency n1 and n2 are sounded together of same amplitude, then after superposition they produce a beats whose frequency is n1 minus n2। ज्यादा फ्रीक्वेंसी में से कम फ्रीक्वेंसी माइनस कर देना है। तो क्या हुआ, यहां पर वैक्स सुनाई दिया, यहां पर वैक्स सुनाई दिया, यहां पर वैक्स सुनाई दिया। अब एग्जैक्टली दोनों के बीच में वेन सुनाई देगा। 0 और 1/2 का बीच क्या है? 1/4। 1/2 और 4 के सॉरी 1/4 और 1 के बीच का क्या है? 3/4। इसके बीच में क्या सुनाई देगा? वेन। सो सेम कंडीशन कैन बी अप्लाइड फॉर वेन। ठीक है, ये नोट कर लो, आप नोट कर लो। ठीक है, तो अब यही चीज हम वैनिंग के लिए प्रूव करेंगे। वैनिंग, तो वैनिंग पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये 2a इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये cos इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा। ये समझ रहे हो? ये 2a इधर डिवाइड 0 0 cos इनवर्स ऑफ 0 0 cos इनवर्स ऑफ 0 के लिए वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज होते हैं π/2, cos π/2 इज 0, cos 3 π/2 इज 0, cos 5 π/2 इज 0, cos 7 π/2 इज 0। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2p + 1 π/2। इसका जनरल क्या आएगा? 2p + 1 π/2। देखो p की जगह 0 रखो, 0 × 2 0, 0 + 1 1, 1 × π/2 π/2। अब 1 रखो, 2 × 1 2 + 1 3, 3 π/2। 2 रखो, 2 × 2 4, 4 और 1 5 π/2, 7 π/2। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 2p + 1 × π/2। ठीक है, सो दिस पाई कैंसिल विद दिस पाई, दिस 2 कैंसिल विद दिस 2। तो यहाँ से हम रब कर देंगे ताकि फालतू का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, ये डबल लिखेंगे, चलो इतना रब कर देंगे। ओके, तो ये मैंने रब कर दिया, समझना बेटा। तो होगा क्या, होगा क्या, देखो आगे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, आराम से समझो, पहले कंसेप्ट समझो, फिर न्यूमेरिकल का कोई टेंशन नहीं, आराम से करेंगे। तो क्या बचा, क्या बचा? जनरल टाइम फॉर वैक्सीन। ओके, तो टाइम एट विच वैक्सीन इज हर्ड, टाइम एट विच वैक्सीन इज हर्ड t इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा बेटा? 2p + 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या बचा? 2p + 1 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, ये n1 माइनस n2 इधर नीचे चला जाएगा, n1 माइनस n2। ओके, तो अब पहला वैक्स कब सुनाई दिया? पहले वैक्स का टाइम t1, तो p की जगह 0 रखो, तो 0 × 2 0, 0 + 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 n1 माइनस n2। दूसरा वैक्स कब सुनाई दिया? वेन कब सुनाई दिया? 1 सॉरी। अब क्या करो, p की जगह 1 रखो, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2 n1 माइनस n2। तीसरा वैक्स कब सुनाई दिया? ओके, यहाँ पर 2 रखो, 2 2 4 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 n1 माइनस n2। इसके बाद क्या आएगा? 7 डिवाइडेड बाय 2 n1 माइनस n2। तो ये सारे टाइम हैं जहां पर वेन सुनाई दी है। क्या सुनाई दी है? वेन, मतलब मिनिमम साउंड। तो पीरियड ऑफ बीट्स क्या आएगा? पीरियड ऑफ बीट्स, पीरियड ऑफ बीट्स कैपिटल टी इज टाइम फॉर 2 वैक्स और 2 वेन। ओके, तो 2 वेन का चेक करेंगे, इन दोनों के बीच का टाइम, इन दोनों के बीच का या इन दोनों के बीच का। तो हम सिंपल करेंगे, दैट इज t2 माइनस t1। सो t2 कितना है? 3/2 n1 माइनस n2 माइनस 1/2 n1 माइनस n2। बेस सेम है, 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2। ऊपर क्या बचा? 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। तो वैनिंग से भी सॉल्व करोगे तो पीरियड उतना ही आएगा जितना वैक्सीन से आता है। और फाइनली frequency is reciprocal of period, that is beat frequency, so that is 1 divided by 1 by n1 minus n2। तो ये आ गया n1 minus n2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों से चेक कर लिया, भले ही वो वैक्स हो, भले ही वो वेन हो, तो पीरियड ऑफ बीट क्या आता है? 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स क्या आता है? n1 माइनस n2, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में से कम फ्रीक्वेंसी आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, फिर हम अब क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। न्यूमेरिकल में हम 3 से 4 तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोडिंग और फाइलिंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क सीखेंगे, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क सीखेंगे, उस पे के न्यूमेरिकल करेंगे, एंड फाइनली कुछ जनरल न्यूमेरिकल।
3 फ्रीक्वेंसीज होगी तो कितने बीट सुनाई देंगे, ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, उसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, आराम से समझना। तो मेरे पास पहला वेव है y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n1t, दूसरा वेव है y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n2t। सो आई हैव 2 साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2। तो दोनों को साउंड किया मैंने, तो पीरियड ऑफ बीट आएगा 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। तो हमेशा n1 मीन्स ग्रेटर फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा वाली है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स आएगी n1 माइनस n2, n1 माइनस n2। ओके, तो 0, उसके बाद 1 बाय n1 माइनस n2, 2 बाय n1 माइनस n2, 3 बाय n1 माइनस n2, इन सारे टाइम पे वैक्स सुनाई देंगे, और 1 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस n2, इन दोनों के बीच का टाइम है ना, 3 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस n2, 5 डिवाइडेड बाई 2 n1 माइनस n2, इन सारे टाइम पे वेन सुनाई देंगे, कम आवाज सुनाई देंगे। ओके, ये कम आवाज, इन पे ज्यादा आवाज सुनाई देंगे। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन, या दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम ट्यूनिंग फोर्क के 2 फिनोमिनॉन सीखेंगे, दैट इज फाइलिंग एंड लोडिंग। लिखो, फाइलिंग एंड लोडिंग ऑफ TF. What is TF? Tuning fork. Filing and loading of TF. तो I have such kind of instrument, ये होता है ऐसे, इसको बोलते हैं tuning fork. This is my tuning fork. Okay. These are called as arms of tuning fork. Arms of tuning fork. और इसको बोलते हैं stem. क्या बोलते हैं? स्टेम। तो इस स्टेम को पकड़ के इसको ऐसे हैमर किया जाता है, रबर पैड होता है उस पर हैमर किया जाता है। तो ये जो प्रॉन्ग्स होते हैं, आर्म्स या फिर प्रॉन्ग्स, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ओके, तो ये जो प्रॉन्ग्स होती है, जो आर्म होती है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे और कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे या साउंड जनरेट करेंगे। तो इसके साथ 2 तरह के फिनोमिनॉन आप कर सकते हो, एक तो फाइलिंग, दूसरा लोडिंग। वो फिनोमिनॉन पहले आपको समझाऊंगा मैं, उसके बाद ये 3 न्यूमेरिकल उस पे के करेंगे। ठीक है, तो मान लो पहले मैंने, इसकी फ्रीक्वेंसी है n, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? n, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब मैंने इसको स्टेम को ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे जब हैमर किया और देखा, तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगा, इसके प्रॉन्ग्स ऑसिलेट करने लगे, उसकी फ्रीक्वेंसी है n। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसके स्टेम पर लिखी हुई होती है। ओके, अब इसको अगर मैंने लोड किया, लोडेड विथ वैक्स या कोई इंप्यूरिटी ऐड की, या कुछ भी इस पे ऐड किया, इस पे मटेरियल ऐड किया, तो इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगी। ये हमारा पहले वाला ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, सेम ट्यूनिंग फोर्क का विथ सेम डायमेंशन। पहले इस पे कुछ मैंने वैक्स ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे करके इस पे वैक्स या कुछ इंप्यूरिटी इस पे चिपका दी। तो चिपकाने पर अब अगर इसको ऑसिलेट करोगे तो ये कम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ऑब्वियस सी चीज है, इसका वेट बढ़ गया ना, वेट बढ़ गया। जो मोटा आदमी होता है वो जल्दी जल्दी नहीं दौड़ सकता या जल्दी जल्दी वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो इसका वेट बढ़ जाने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो आपको याद क्या रखना है? When tuning fork is loaded with wax or some impurity or some material, then its frequency decreases. मोटा आदमी धीरे धीरे दौड़ेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब कॉन्वर्सली अगर इसको आप फाइल करोगे, फाइलिंग करोगे ट्यूनिंग फोर्क को, फाइलिंग करना मतलब इसके जो आर्म्स है उसको पतला करना। कैसे करना? पतला करना। मान लो ऐसे कर दिया आपने, इसको फाइल कर दिया, घिस के इसको फाइल कर दिया, घिस के इसको फाइल कर दिया, पतला कर दिया, तो पतला आदमी जल्दी जल्दी दौड़ेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस। तो हमेशा याद रखना, जब जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क नेचुरल फ्रीक्वेंसी n वाला, उसको अगर आप लोड करोगे विथ वैक्स और इंप्यूरिटी तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और अगर आप उसको फाइल करोगे मतलब घिस के उसके आर्म्स पतले करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक आई हैव दिस 3 न्यूमेरिकल्स, तीनों हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगा 1, फिर आप क्या करना, पॉज करके 2 ट्राई करना, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो इसी लेक्चर में। ठीक है, चलो, तो न्यूमेरिकल नंबर 1। तो लॉजिक क्या है? अगर आपके पास 2 फ्रीक्वेंसीज है n1 और n2, या 2 साउंड वेव्स है n1 एंड n2, तो
तो उनसे कितने बीट सुनाई देंगे, N1 माइनस N2। मान लो N1 है 50 हर्ट्ज और N2 है 46 हर्ट्ज, तो इनकी बीट फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में से कम माइनस करना है। तो N1 माइनस N2 बरोबर 50 माइनस 46 दैट इज 4 बीट्स पर सेकंड। तो एक बीट्स में कितने एक सेकंड में कितने बीट्स सुनाई देंगे, 4। ठीक है, तो इतने सिंपल से न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक ऐड कर देते हैं वो लोग, किसका, फाइलिंग और लोडिंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क का। तो समझना, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। तो हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी है n, इसको बोलेंगे 1 इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। तो एक ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास, गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड, बीपीएस मतलब बीट्स पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क। तो ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, अब पता नहीं है, अननोन ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं n2, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, और जब ये दोनों को हमने इंटरफेयर कराया तो कितने बीट्स दिए उसने, 5 बीट्स दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 305 भी हो सकती है और 295 भी हो सकती है। 305 होगी तो 305 माइनस 300 मतलब 5 हर्ट्ज, 295 होगी तो 300 माइनस 295 5 हर्ट्ज। तो ये दोनों में से एक होगी, लेकिन कौन सी है उसके लिए कंडीशन इज गिवन। तो क्या हुआ, अब देखो, तो क्या हो सकता है फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला हो सकता है N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1, ओके, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। इन दो ट्यूनिंग फोर्क को अगर आपने साथ में ऑसिलेट कराया तो 5 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं। तो N1 300 माइनस 295 इज इक्वल टू 5 या 305 माइनस 300 इज इक्वल टू 5। तो आपको डिसाइड करना है इनमें से कौन सा सही है। ओके, दो तो नहीं हो सकती, एक ही होगी फ्रीक्वेंसी। तो ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क, अननोन फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी पता नहीं है। अब 5 बीट्स पर सेकंड दे रहा है तो 305 के साथ भी ये 5 बीट्स देगा, 295 के साथ भी 5 बीट्स देगा। अब कंडीशन क्या है, इफ इम्प्यूरिटी इज लोडेड विथ 1 आर्म ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क, नॉन ट्यूनिंग फोर्क। अब ये जो नॉन ट्यूनिंग फोर्क था इस पे मैंने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, इफ इम्प्यूरिटी इज लोडेड विद वन ऑफ द आर्म ऑफ ट्यूनिंग फोर्क देन नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस। तो इन दोनों फॉर्मूलों में ये सिचुएशन अप्लाई होनी चाहिए। क्या, अगर N1 कम हुआ तो नंबर ऑफ बीट्स भी कम होने चाहिए। ओके, क्या बोल रहा है, इफ इम्प्यूरिटी इज लोडेड विद वन ऑफ द आर्म ऑफ ट्यूनिंग फोर्क देन नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस। तो दोनों में अप्लाई करके देखेंगे, अगर N1 घटा तो नंबर ऑफ बीट्स कम होने चाहिए। ओके, ये फॉर्मूले में देखेंगे, अगर N1 कम हुआ, N1 कम हुआ तो ये आंसर कम होगा, ये कम होगा ना भाई, ये माइनस ये अगर कम होगा, देखो 10 माइनस 2 इज 8, लेकिन इसको कम किया 8 माइनस 2 इज 6। तो 10 को अगर 8 किया तो ये आंसर 8 से 6 हो गया, तो ये कम हुआ तो आंसर भी कम होगा, तो ये सही है, तो ये सही है। अब इसमें चेक करेंगे, N1 कम हुआ तो बीट्स कम होने चाहिए, N1 कम हुआ तो बीट्स कम नहीं बढ़ जाएंगे, तो ये गलत है। मतलब क्या, 10 माइनस 2 इज 8 बट 10 माइनस 4 इज 6। ओके, तो इसको अगर हमने अब ये 10 माइनस 2 इसको घटाया ना, 2 का 1 किया तो ये 9 हो गया, तो इसको घटाने पर आंसर बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला अगर सही होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये कंडीशन कौन से फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रही है, इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रही है। क्या कंडीशन है, इसको अगर हमने लोड किया मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम की तो बीट्स कम हो रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम की तो बीट्स कम हो रहे हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम की तो बीट्स बढ़ रहे हैं, तो ये सिचुएशन गलत है, ये सिचुएशन करेक्ट है। तो और फॉर्मूला इज दिस वन इज करेक्ट, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो हमने डिटरमाइन कर लिया कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है। ऐसे कंडीशन आपको चेक करके देखने होते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस से आ जाएगा बेटा आपको। ये 3 न्यूमेरिकल है, एक नहीं 3 न्यूमेरिकल। चलो, तो इसका आंसर फट से निकाल लेंगे अब हम। अब क्या आसान हो गया, N1 माइनस N2 बराबर 5। तो N1 कितना है 300 माइनस N2 पता करना है, इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए 5। तो 5 को इधर ले लो, N2 को इधर ले लो, तो N2 विल बी 300 माइनस 5 दैट विल बी 295 हर्ट्ज। तो क्या है आंसर 295 हर्ट्ज। ठीक है, अब सेम लॉजिक से इसको ट्राई करो, न्यूमेरिकल नंबर 3। सेम लॉजिक बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी N1 माइनस N2 या N2 माइनस N1, इससे अलग तो कुछ नहीं होगा। ओके, अब उसको चेक कौन सा सही है, इसके लिए कंडीशन चेक करनी होगी, उसको चेक करके देख लेना। तो पहले 3 सॉल्व करेंगे। चलो, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो क्या बोलता है, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, अगेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज गिवन, इसकी फ्रीक्वेंसी है
300 हर्ट्ज। ठीक है, अब उसके बाद प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड विथ x, तो अनदर ट्यूनिंग फोर्क इज देयर, उसकी फ्रीक्वेंसी पता नहीं, दैट इज n2 इज इक्वल टू x, वैल्यू इज गिवन एज x। तो दोनों के बीच में नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं 4, तो 4 है, मतलब n1 माइनस n2 भी 4 हो सकता है, या फिर n2 माइनस n1 भी 4 हो सकता है। कैसे, मान लो x की फ्रीक्वेंसी है 304 हर्ट्ज या फिर 296 हर्ट्ज। ओके, तो 304 हर्ट्ज होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, n2 304 माइनस 304 आएगा, और 296 होगा तो 300 माइनस 296 फिर भी 4 आएगा। अब चेक करना है ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी होगी। क्या है, इफ यू फाइल द आर्म ऑफ अननोन, अब देखना इसको फाइल किया, इसको फाइल किया मतलब इसको घिस के पतला किया, इसको पतला करोगे, ओके, इसको पतला करोगे तो n2 बढ़ेगा, तो n2 बढ़ने पर नंबर ऑफ बीट्स कम होने चाहिए, n2 बढ़ने पर नंबर ऑफ बीट्स कम होने चाहिए, n2 बढ़ने पर नंबर ऑफ बीट्स कम होने चाहिए। देखो दोनों में चेक करेंगे, n2 अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बीट्स कम होंगे, सिंपल है ना। ये अगर बढ़ेगा तो इसमें से ये माइनस करोगे, ज्यादा माइनस करोगे तो आंसर कम हो जाएगा। अब यहां चेक करो, n2 अगर बढ़ेगा, ये अगर बढ़ जाएगा सब्सट्रैक्शन में तो आंसर बढ़ जाएगा, ये गलत है। n2 अगर बढ़ेगा तो n भी घटना चाहिए, n2 अगर बढ़ेगा तो n भी घटेगा, तो ये फॉर्मूला सही है। ओके, तो n1 है 300 माइनस n2 इज इक्वल टू 4, ये 4 को इधर शिफ्ट करो तो n2 इज इक्वल टू 300 माइनस 4, दैट विल बी 296 हर्ट्ज, विच इज परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, तो जो सिचुएशन दी हुई है उसको सिर्फ समझना है और गिवन न्यूमेरिकल में उसको सेटिस्फाई करके देखना है, कोई एक फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट होगा, उसको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वन क्या बोल रहा है, देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक ट्यूनिंग फोर्क है, ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी है 158 हर्ट्ज। ओके, प्रोड्यूस 3 बीट्स पर सेकंड विथ अनदर ट्यूनिंग फोर्क, तो अनदर ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है n2, पता नहीं कितनी है, तो कितने बीट्स दे रहा है 3, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 161 या फिर 153। तो फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, n1 माइनस n2 बरोबर 3 या n2 माइनस n1 बरोबर 3, दोनों में से एक ही सही होगा, आप कौन सा डिटरमाइन करेंगे। अब क्या बोल रहा है, एज वी फाइल द आर्म ऑफ अननोन, फाइल मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अननोन, तो n2 को फाइल किया मतलब n2 को बढ़ाया तो नंबर ऑफ बीट्स 7 बन गए, तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ गए, 3 से 7 हो गए ना, तो n2 को बढ़ाया तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ने चाहिए, तो n2 को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ बीट्स घटेंगे, ये अगर बढ़ गया तो ये घटेगा ना, सब्सट्रैक्शन वाला फैक्टर बढ़ गया तो आंसर घटेगा। ओके, n2 को बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, ओके, जिसमें से सब्सट्रैक्शन कर रहे हो उसको बढ़ाओगे तो आंसर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन डिस्क्राइब हो रही है पूरी तरह से, ये नहीं होती। ओके, n2 बढ़ेगा तो n भी बढ़ना चाहिए, n2 बढ़ेगा तो n भी घटेगा, n2 बढ़ेगा nb मतलब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 3, तो n2 हमें पता करना है, n1 इज 158 इज इक्वल टू 3, इसको इधर शिफ्ट करो, n2 इज इक्वल टू 3 प्लस 158, सो दैट इज इक्वल टू 161 हर्ट्ज, n2 विल बी 161 इज हर्ट्ज, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो लिख लो, पॉज करके लिख लिया। अब हम सीखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ओके, अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, तो अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क की पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके फॉर्मूला दूंगा, जनरल फॉर्मूला दूंगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर के भी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर लेक्चर के आखिरी मोड में हम कुछ टफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बीट फ्रीक्वेंसी करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई करा के करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना होता है, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1। ठीक है, लिखो अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो होता क्या है, ट्यूनिंग फोर्क को अरेंज किया जाता है विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग। तो यहां पर क्या होता है, दो तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, इंक्रीजिंग या असेंडिंग फ्रीक्वेंसी, असेंडिंग फ्रीक्वेंसीज, और दूसरा होता है डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसीज,
डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसी होती है, ये देखो, एक ट्यूनिंग फोर्क, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, ऐसे इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। दिस इज माय फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क। पी भी में भी 100, 200, 50, 30 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो पी ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे आपने अरेंज किया। तो इसमें क्या होता है, एक सिमिलरिटी होती है, हर एक ट्यूनिंग फोर्क अगले वाले ट्यूनिंग फोर्क के साथ एक फिक्स नंबर ऑफ बीट्स देता है, एंड दैट विल बी एन बी। इन दोनों के बीच में एन बी, ये कितना, एन बी। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन या पीथ ट्यूनिंग फोर्क। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू N1 पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी प्लस नंबर ऑफ बीट्स इनटू P-1। इसको छोड़ दोगे तो ये कितना नंबर आएगा इसका, P-1। सो दिस इज माय जनरल फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, ये बढ़ते जाएगा ना, ये 2 होगा, मान लो नंबर ऑफ बीट्स 1 है या नंबर ऑफ बीट्स 3 है, तो इसकी होगी 5, 5 में 3 ऐड करो 8, 8 में 3 ऐड करो 11, 11 में 3 ऐड करो 14, 14 में 3 ऐड करो 17, ये ऐसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट प्लस P-1 इंटू NB। डिटरमाइन करो। अब देखो कितने ट्यूनिंग फोर्क है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर P कितना है, 6 है। पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले की फ्रीक्वेंसी है 2। ओके, अब ये 6 है मतलब डायरेक्टली लिख सकते हो, मान लो 50 है तो ऐसे करोगे तो कितना टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा ना। पहले की फ्रीक्वेंसी 2 है, नंबर ऑफ बीट्स 5 माइनस 2 कितने हैं, 3। तो आपको मान लो 6 ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता करनी है, N6 इज इक्वल टू N1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू NB कितना है, NB इज माई 3। तो N1 कितना है 2 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 3 जा 15, 15 और 2 17 हर्ट्ज। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया 17 हर्ट्ज। अब इसके अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या होता है, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, इसको बोलेंगे N1, जैसे आगे बढ़ोगे दिस इज NP, पीथ ट्यूनिंग फोर्क। और दोनों ट्यूनिंग फोर्क के बीच में क्या हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, NB। तो सिंपल आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, माइनस करना पड़ेगा, अब प्लस के बजाय माइनस, यहाँ पर सिर्फ माइनस, हाँ, और इधर वही रहेगा P-1 इंटू NB। व्हाट इज NB, NB इज माई बीट फ्रीक्वेंसी। तो असेंडिंग ऑर्डर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। व्हाट इज N1, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क, P में भी एनी नंबर, NB इज बीट फ्रीक्वेंसी, और P मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देना। ठीक है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। Let us solve the numerical based on arrangement of tuning fork। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है। इफ द ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट प्लस आएगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो प्लस आएगा, P-1 इंटू NB। व्हाट इज NB, बीट फ्रीक्वेंसी। और अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो N1 ये माइनस आएगा। नॉर्मली डिक्रीजिंग ऑर्डर के न्यूमेरिकल नहीं आते, इंक्रीजिंग की आते हैं। और याद रखना यहाँ का माइनस प्लस चेंज नहीं करना, सिर्फ ये प्लस की जगह माइनस। ओके, और कॉन्फिडेंस में यहाँ भी प्लस कर दोगे तो गया फिर तेल लेने। ठीक है ना, तो लेट अस सॉल्व दिस 3 न्यूमेरिकल्स 4, 5 एंड 6। ओके, तो देखते हैं, चलो। तो 41 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड सच दैट each tuning fork gives 3 beats per second with the neighbor। तो यहाँ पर जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है 3 bps, बीट्स पर सेकंड। और कितने ट्यूनिंग फोर्क है, 41, ऐसे 41 ट्यूनिंग फोर्क है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट मतलब 41 है ना, तो लास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 41, ये लास्ट है ना, दिस इज लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, दिस इज लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, 41 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, ये कितना है, 3 टाइम्स द फर्स्ट। फ्रीक्वेंसी लास्ट 41 है तो लास्ट कौन आएगा, 41 आएगा, 3 टाइम्स द फर्स्ट। देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, 11th, 16th, 21st एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क। तो कोई टेंशन नहीं। तो पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे। अब कौन सी ऑर्डर है ये, लास्ट की 3 टाइम्स है, मतलब इंक्रीज हो रही होगी ना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट प्लस, अब 3 टाइम हुई मतलब बढ़ी ना, तो प्लस आया, इन ब्रैकेट P-1 इंटू NB, बीट फ्रीक्वेंसी। तो NP, पीथ मतलब 41 के लिए सॉल्व करेंगे, N of 41 इज इक्वल टू N1 प्लस
41 माइनस 1, यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे पुट करना है, और एन बी कितना है मेरा 3। ओके, अब एक चीज है हमारे पास, n41 इज 3 टाइम्स n1, तो 3 टाइम्स n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 41 माइनस 1 इज 40, 40 इंटू 3 120, ठीक है ना 120। अब ये प्लस इधर आके माइनस, तो 3n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 120। तो क्या हो जाएगा, 3n1 माइनस n1 इज 2n1, तो 2n1 इज इक्वल टू 120, 2 1 2, 2 6 2 0, मतलब n1 आ गया 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 60 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया हमने। अब इस पे से डायरेक्ट लास्ट की निकाल लेंगे। लास्ट की कैसे निकाल लोगे, n ऑफ 41 मतलब लास्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट, तो फर्स्ट की कितनी है 60, तो 3 इंटू 60 दैट विल बी 180 हर्ट्ज। तो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसकी कितनी आ गई 180 हर्ट्ज। तो अब सवाल ये उठता है 11, 16, 21 की कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूला आप 11, 16 और 21 के लिए यूज कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट की पता हो गई, अब कोई ज्यादा बिग डील नहीं होगी, आराम से फटाफट हम सारे फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो और समझो। अब फॉर्मूला क्या है, np इज इक्वल टू n1 प्लस इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू nb। nb इज बीट फ्रीक्वेंसी, n1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क। why प्लस, बिकॉज ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो n ऑफ 11 क्या आएगा, n ऑफ 11 इज n1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू nb। nb कितना है, nb है 3। ठीक है, तो n1 कितना है, अभी सॉल्व किया हमने 60 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 3 30, तो 60 प्लस 30 इज 90 हर्ट्ज। देखो परफेक्ट 90 हर्ट्ज। ओके, अब 16 का डिटरमाइन करेंगे। 16 इज इक्वल टू n1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू nb। nb कितना है 3, nb इज 3, तो n1 कितना है 60, देख लो n1 60 है, प्लस 16 माइनस 1 15 त्रिक 45। ओके 45। ओके, तो 60 प्लस 45 इज 105 हर्ट्ज। दिस इज परफेक्ट 105 हर्ट्ज। हर्ट्ज मत, हर्ट्ज लिखना ना बोलना। ठीक है ना, अब क्या बच जाता है n21, तो फटाक से सॉल्व कर देता हूँ। n21 इज इक्वल टू n1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू nb। सो व्हाट इज माई n1 है 60 प्लस 21 माइनस 1 इज 20 इंटू 3, so 20 into 3 60 plus 60 that will be 120 hertz which is perfectly all right। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये 6th न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व 4 and 5। तो आप अगर इसको अच्छे से सीखना चाहते हो, पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, गलत होने दो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आप दे सकते हो। ठीक है, तो 4th न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही आसान और सिंपल है, आराम से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितने ट्यूनिंग फोर्क है, 81 ट्यूनिंग फोर्क। नाउ 81 ट्यूनिंग फोर्क, 8 प्लस 1 9। ओके, 81 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड ईच ट्यूनिंग फोर्क, तो इंक्रीजिंग है मतलब फॉर्मूला आएगा np इज इक्वल टू n1 प्लस p माइनस 1 इंटू nb। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, bps मीन्स बीट्स पर सेकंड इस नेबर। अब क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, लास्ट कौन होगा 81 वाला, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज octave। what is octave? octave means 8 times, नहीं, octave is a special term used for frequency, octave means double। तो frequency of last मतलब 81 वाला, frequency of last is octave of first, then find the frequency of last tuning fork। लास्ट वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो लास्ट कौन है 81 वाला, तो n81 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें पता करना है, पता करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर लिखो क्या होगा, n ऑफ 81 इज इक्वल टू n1 प्लस p के जगह 81 माइनस 1 इंटू nb इज 4। अब n81 की जगह 2n1 रख दो, 2n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 81 माइनस 1 इज 80 इंटू 4, तो ये प्लस इधर आके माइनस, तो 2n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 8 4 32 320 हर्ट्ज। तो 2n1 माइनस n1 इज 320 हर्ट्ज। तो सर हमें n1 तो पता करना ही नहीं था, तो n1 पता करना नहीं था, हमें क्या पता करना था, n81 पता करना था, तो n1 हमने डिटरमाइन कर लिया। लेट अस फाइंड n81। सो व्हाट विल बी n81? n81 इज इक्वल टू n1 प्लस p माइनस 1 इंटू nb। ओके, सो व्हाट इज माई n1 कितना है मेरा, n1 है 320 प्लस p माइनस 1 मतलब 80
माइनस 81 माइनस 1 सॉरी 81 माइनस 1 इंटू एन बी कितना है 4. ओके सो ये हो गया 320 प्लस 81 माइनस 1 इज 80 इंटू 4. तो ये कितना है 640 हर्ट्ज. अरे गलत हो गया कुछ तो भी. ओके सो दिस इज परफेक्टली ऑल राइट. ये हमारा आंसर यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, ये है 640 हर्ट्ज. ओके चलो ठीक है. अब न्यूमेरिकल नंबर 5. ठीक है न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. देख लो आराम से समझो, फॉर्मूला तो वही होगा. अब डिसेंडिंग आएगा तो क्या करोगे, प्लस की जगह माइनस, लेकिन p-1 ही करना, p+1 नहीं करना. देखो यहाँ पर देखिए 51 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज इन सच दैट ईच ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकंड विद द नेबर. तो यहाँ पर हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है 5 bps बीट्स पर सेकंड. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट मतलब कौन सा 51 वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ 51 इज 6 टाइम्स द फर्स्ट. ओके then find the frequency of 11 17 27 33 फर्स्ट एंड लास्ट. तो क्या करेंगे हम n51 का फॉर्मूला लिखेंगे. n51 इज इक्वल टू n1 प्लस होगा बिकॉज ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, इन ब्रैकेट 51 माइनस 1 इंटू nb. तो n51 की जगह 6n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 51 माइनस 1 इज 50 इंटू बीट फ्रीक्वेंसी कितना है 5. ये प्लस इधर आके माइनस, तो 6n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 50 प्लस इंटू 5 250 हर्ट्स. तो 6 में से 1 गया, 5n1 इज इक्वल टू 250 हर्ट्स. तो n1 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 5, 5 ज़ा 0. तो n1 कितना आया 50 हर्ट्स. ठीक है तो n1 से n51 पता लग सकता है. n51 इज इक्वल टू 6 टाइम n1, तो 6 इंटू 50, 6 5 ज़ा 30, तो ये आएगा 300 हर्ट्स. नाउ 11 17 27 और 33 जल्दी जल्दी करेंगे. n ऑफ 11 n ऑफ 17, तो n ऑफ 11 क्या आएगा n1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू nb. n1 कितना है n1 60 है ना, सॉरी n1 50 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू nb 5 है. तो 50 प्लस 50 विल बी 100 हर्ट्स. लेट मी चेक, यस इट इज 100 हर्ट्स. n1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू nb है 5, तो n1 है 50 प्लस 17 माइनस 16, 16 50 80, तो ये आएगा 110 हर्ट्स. अरे कैसा होगा, अरे 80 प्लस 50 एडिशन इज इंटरनेशनल. ओके 80 प्लस 50 इज 130 हर्ट्स. बेवकूफ. ओके 130 हर्ट्स. तो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन n27 इज इक्वल टू n1 प्लस 27 माइनस 1 इंटू nb. सो nb कितना है, n1 कितना है, n1 है 50 प्लस ये आया 26 इंटू 5 बराबर ना 5. तो 7 30 3 5 2 13 50, ये आया 180 हर्ट्स. कितना आ गया 180 हर्ट्स. सो दैट विल बी परफेक्टली ऑल राइट. सो लास्ट वन n33 इज इक्वल टू n1 प्लस 33 माइनस 1 इंटू nb. तो n1 है 50 प्लस 32 इंटू 5 16, ये 50, तो ये आया 210 हर्ट्स जो कि 100% करेक्ट है. ठीक है लिख लो नोट करो. लेट अस सॉल्व दीज टू इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स जो एक तरीके के हैं. हमेशा याद रखना, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है, अगर वो लाइट वेव का है तो ब्राइट बैंड बनेगी, चमकेगी, बैंड चमकेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब वो चमकेगी. और अगर वो साउंड वेव्स है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो लाउड साउंड सुनाई देगा, मतलब वैक्स. तो ऐसा होने के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन है इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा. और फेज डिफरेंस की कंडीशन है इट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई.
लैम्बडा की जगह 2 पाई रख दो, 2 पाई रख दो, ठीक है। So this is path difference condition, this is phase difference condition, okay. So that will be delta x is path difference, and lambda, it may be 0, lambda, 2 lambda, dash and lambda, and phase difference delta phi will be 2n pi, lambda की जगह 2 pi रख देना, मतलब 0, 2 pi, 4 pi, 6 पाई। अगर ऐसा फेज डिफरेंस या ऐसा पाथ डिफरेंस होगा तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ओके। और अगर लाइट वेव है तो ब्राइट बैंड दिखेगी, साउंड वेव है तो ज्यादा साउंड सुनाई देगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है पाथ डिफरेंस शुड बी 2n+1 λ/2, ओके। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, मतलब λ/2 चलेगा, 3 λ/2 चलेगा, 5 λ/2 चलेगा, 7 λ/2 चलेगा। ये कंडीशन याद रख लेना, 2n+1 λ/2, n के जगह 0, 1, 2, 3 आप रखते जाना। और फेज डिफरेंस जो होता है दैट विल बी 2n+1 इंटू पाई, सिर्फ ये लैम्बडा की जगह 2 पाई रख देना, तो 2 2 कैंसिल, पाई मतलब पाई चलता है, 3 पाई चलेगा, 5 पाई चलेगा, 7 पाई चलेगा। अब अगर वो साउंड वेव्स है तो मिनिमम साउंड सुनाई देगा, और लाइट वेव्स है तो डार्क दिखेगा, वो डार्क दिखेगा, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच आर वैलिड फॉर लाइट एज वेल एज साउंड वेव्स। तो आपको ये डायरेक्टली याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब ये न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, भले ही वर्डिंग इसकी ज्यादा हो लेकिन न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। 2 लाउड स्पीकर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ये एक मेरा लाउड स्पीकर है, ये दूसरा लाउड स्पीकर है मेरा, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स? 3 मीटर, ओके। अब इन फेज, अब ये इन फेज में यहां से जो साउंड निकल रहा है, अगर इसका क्रेस्ट निकल रहा है तो उसी टाइम इसका भी क्रेस्ट ही निकलेगा, तो इन फेज है वो, ठीक है। अज्यूम एम्पलीट्यूड इक्वल, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है एंड दे आर इन फेज। द लिसनर इज 4 मीटर अवे स्ट्रेट फ्रॉम वन स्पीकर, इसको 1 मान लेते हैं। इसके आगे यहाँ पर लिसनर है जिसको हम ऑब्जर्वर बोलेंगे, वो कितने डिस्टेंस पर है? 4 मीटर पे है। ये 3 ये 4, तो ये डिस्टेंस छोटा बच्चा भी बता सकता है 5 मीटर आएगा। अब इतना इजी भी कैलकुलेशन नीट लेवल पे नहीं होता। ये 4 ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर, या हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस, अरे यार ये 3 ये 4 तो ये 5, ठीक है ना। तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम वन स्पीकर, ओके। फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसीज डस ही लिसन द मिनिमम साउंड? तो यहां से एक वेव आएगा ऐसे, और यहां से एक वेव आएगा ऐसे, ये दोनों इंटरफेयर होके इसको साउंड सुनाई देगा। तो किन किन फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो साउंड सुनाई देगा वो मिनिमम होगा? तो मिनिमम के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। तो ये एक पाथ हो गया और ये दूसरा पाथ हो गया। इसको मान लेते हैं हम x2, इसको मान लेते हैं हम x1, और v कितना दिया हुआ है? 330। तो डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 कितना है मेरा? 5, और x1 कितना है? 4। तो 5 माइनस 4 1 मीटर। तो पाथ डिफरेंस कितना है? 1 मीटर है, ओके। यहाँ पर जो साउंड रीच हो रहा है, एक इस साउंड से और एक इस साउंड से, तो दोनों वेव्स यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो कितने पाथ डिफरेंस पर है? 1 मीटर। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए, मतलब मिनिमम साउंड के लिए, फॉर मिनिमम साउंड के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? डेल्टा x इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। अभी बताया मैंने आपको, 2n+1 λ/2, where n is 0, 1, 2 डैश अप टू n, ओके। तो डेल्टा x कितना है? 1 मीटर रख दो, इज इक्वल टू 2n+1 इन ब्रैकेट λ/2। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम f यूज करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? f, ओके। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? v इज इक्वल टू f इंटू लैम्बडा। दिस n इज नंबर एंड f इज फ्रीक्वेंसी। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? लैम्बडा हो जाएगा v डिवाइडेड बाय f, ओके। तो ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्बडा। 2 को इधर शिफ्ट कर लिया, 2 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्बडा। अब लैम्बडा की जगह ये वैल्यू रख दो, तो एक जनरल फॉर्मूला आएगा 2n+1 इंटू लैम्बडा की जगह क्या रखेंगे? v डिवाइडेड बाय f इज इक्वल्स टू 2,
ओके, तो f का फॉर्मूला क्या बनेगा, f इज इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, f इधर चला गया, 2n प्लस 1 इंटू वी, 2n प्लस 1 इंटू वी, f इधर गया, 2 इधर आ गया. सो दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसीज फॉर विच मिनिमम साउंड इज हर्ड. अब वो फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज कैसे पता करेंगे, ओके, लेट मी रब दिस. आई होप आपने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी, ठीक है. देखो नहीं लिखी तो वीडियो को पीछे ले जाओ, फिर से लिखो, क्या टेंशन है, ठीक है. तो f का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, ये f ऐसे फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर मिनिमम साउंड सुनाई दिए, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी, और v कितना है 330. तो यहाँ पे v की वैल्यू रख दो, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 330. तो 2 1 2, 2 1 1, 2 6 12, 2 5 जा, तो 2n प्लस 1 इंटू 165. तो इन फ्रीक्वेंसीज के लिए वहाँ पर मिनिमम साउंड सुनाई देगा. तो पहले फ्रीक्वेंसी के लिए n इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो f1 आएगा, तो 0 रखो, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 165, तो 2 इंटू 0 इंटू ये क्या आएगा 165 हर्ट्स. तो पहली फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्स. अब n के जगह अगर 1 रखोगे तो f2 आएगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी, 2 1 1, 2 2 1 3, 3 इंटू 165, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 165, 5 3 जा 15, 1 6 3 जा 18, 19, 1 3 495, 495, मतलब आंसर क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 165. आगे वाली क्या आएगी, f3 इज इक्वल टू 5 इंटू 165, ओके, 1 इंटू 165, 3 इंटू 165, 5 इंटू 165, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 32, 3 और ये 8 825 हर्ट्स, ठीक है ना. तो आंसर क्या आया, ऑड मल्टीपल ऑफ 165. आगे ये इन सब फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है. अब अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है तो 8th न्यूमेरिकल आपको आसानी से आ जाना चाहिए. सेम लॉजिक है, वर्डिंग थोड़ी सी अलग है, लेकिन इतना कुछ उसका प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए और वो न्यूमेरिकल आपसे बन जाना चाहिए. पहले तो आपको क्या करना है, पाथ डिफरेंस पता करना है, ओके. और मान लो यहाँ पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम बोलता तो आप पाथ डिफरेंस की कंडीशन मैक्सिमम वाली यूज करते हैं, n लैम्डा वाली, और पूछा क्या है मिनिमम, इसलिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 वाली हमने यूज की. तो 2 ऑडियो स्पीकर्स आर अपार्ट, तो 2 ऑडियो स्पीकर्स है, दिस इज माई वन स्पीकर, दिस इज माई अदर स्पीकर, वी डोंट नो हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड ड्रिवन बाय द सेम एम्पलीफायर. सेम एम्पलीफायर मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे होगा, सेम होगा. अ पर्सन सिटिंग 6 मीटर फ्रॉम वन सोर्स, तो एक पर्सन है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस है 6 मीटर, एंड 6.4 फ्रॉम अनदर, तो ये दूसरा है 6.4 मीटर, ओके. अनदर इफ सिग्नल वेरी फ्रॉम, अब ये जो एम्पलीफायर है इन दोनों के बीच का, ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 500 हर्ट्ज से लेकर 5000 हर्ट्ज तक, ओके. ये 5000 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, 5000 हर्ट्ज तक वेरी हो रहा है. फॉर विच फ्रीक्वेंसीज ही लिसन्स मिनिमम साउंड, तो किन फ्रीक्वेंसी के लिए उसको मिनिमम साउंड सुनाई देगा. स्पीड यहां पर लेना है 320. अब इसको बोलेंगे हम x2, इसको बोलेंगे x1, तो पहले निकालेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1. x2 है 6.4, x1 है 6, तो ये आ गया 0.4 मीटर, डेल्टा x आ गया 0.4 मीटर. तो यहाँ पर जो वेव्स रीच हो रहे हैं उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है 0.4 मीटर. फॉर मिनिमम साउंड, मिनिमम, ये भी मिनिमम के लिए पूछा है, मिनिमम साउंड कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव. तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन है डेल्टा x शुड बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ओके. 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, वेर n वेरी फ्रॉम 0 1 2 डैश, ओके. तो डेल्टा x की वैल्यू रख दो, 0.4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2. दिस टाइम दिस n इज नॉट फ्रीक्वेंसी, n इज अ नंबर, इंटीग्रल नंबर. तो v के जगह फॉर्मूला आएगा f लैम्डा, ओके. तो लैम्डा की जगह रखोगे v डिवाइडेड बाय f, लैम्डा की जगह v डिवाइड बाय f. ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 0.8, ओके. 0.8 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू ये 2 तो इधर आ गया, लैम्डा की जगह v डिवाइडेड बाय f. तो f का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, f को इधर ले लो, f इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू v डिवाइडेड बाय 0.8. तो f इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू v, v कितना है 320 डिवाइडेड बाय
0.8। तो इसको इधर शिफ्ट कर लो तो ये इधर आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 0 0, तो ये आएगा 2n + 1 × 400। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 400 पर वहाँ पर मिनिमम साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पहले 0 रख दो तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 400 हर्ट्ज। n की जगह 1 रखो, 2 1 ज़ा 1 1, 1 और 3 मतलब कितने 1200 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पर 2 रखो, 2 2 ज़ा 4, 4 और 5, तो ये आएगा 2000 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पर 3 रखो, 3 7 728 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पर 0 1 2 3 4 रख दो, 3600 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पर 6 रख दो, 12 13 5200 हर्ट्ज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 500 से लेकर 5000 तक की है, तो 400 की तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ये साउंड वेव्स 400 की प्रोड्यूस करेंगे क्या? नहीं, तो इसका सवाल नहीं, इसका क्वेश्चन सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, लिमिट है ना, मैक्सिमम 5000, मिनिमम 500, तो 400 तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो ये नहीं सुनाई देगा। तो हमारे आंसर क्या होंगे 1200, 2000, 2800 और 3600। 5200 की प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, अब 4400 कहाँ से आया? n की जगह कितना रखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 अगर रखोगे तो 5 2 ज़ा 10 और 11 मतलब ये आएगा 4400 हर्ट्ज, ये भी एक आएगी। ठीक है ना, और आखिरी वाली 5200, ये तो अवेलेबल ही नहीं ना, मैक्सिमम कहाँ तक है 5000 तक है। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी के लिए वो क्या सुनाई देगा मिनिमम साउंड, क्यों डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। आगे बढ़ते हैं और ये 3 न्यूमेरिकल करेंगे 9 10 एंड 11। देख लो आराम से समझो क्या बोल रहा है। 2 हार्मोनिक वेव है, ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है, ऑल पैरामीटर्स इन MKS सिस्टम। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जर्वर लिसन मैक्सिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड और व्हाट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ y1 + y2 एट x = 0 एंड t = 0.25 सेकंड। कोई टेंशन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जर्वर लिसन इंटेंसिटी इन मैक्सिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकंड। तो देखो हमारे पास क्या है, 1 बीट = 1 वैक्स + 1 वैन। तो जितने बीट होंगे उतने टाइम उतने वैक्स बनेंगे और उतने वैन बनेंगे। तो जितने टाइम बीट्स होंगे, जितने फ्रीक्वेंसी बीट की होगी उतनी ही वैक्स की होगी, उतनी ही वैन की होगी। तो जितने बीट होंगे उतनी बार साउंड मैक्सिमम होगा, उतनी बार साउंड मिनिमम होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, बीट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है। तो इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, y1 = a sin ओमेगा t minus kx, ओके, ओमेगा 1t minus k1x, y2 = a sin ओमेगा 2t minus k2x। इन दो इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस उसके लॉजिक मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ओमेगा 1t होगा 100 पाई t, तो t से t कैंसल, ओमेगा 1 की जगह 2 पाई n1 = 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, तो ये 2 इधर आ गया, तो n1 आ गया 50 हर्ट्ज। कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ओके, तो ऐसे ही ओमेगा 2t, तो ओमेगा 2t = आएगा 96 पाई t, तो t से t कैंसल, 2 पाई n2 = 96 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, तो n2 कितना आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा, ओके, तो ये आएगा n2 = 48 हर्ट्ज। तो n2 48, n1 50, तो बीट फ्रीक्वेंसी n = n1 - n2। हम हमेशा कैसे करते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में से कम माइनस करते हैं, तो 50 - 48 दैट विल बी 2 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 हर्ट्ज, तो 2 बार साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा, तो ट्वाइस 2 बार साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा। ठीक है, और मिनिमम पूछता तो 2 ही आता, जितनी बीट फ्रीक्वेंसी उतने बार साउंड मैक्सिमम होगा, उतने बार साउंड मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर ए हमने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ t है 100 पाई, या इसका ले लेना वही आएगा आंसर, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 100 पाई डिवाइडेड बाय 0.5 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट इधर सरकाओगे ना, तो 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 0 0, तो 200 मीटर पर सेकंड।
200 मीटर पर सेकंड, परफेक्टली ऑलराइट। इसको सॉल्व करके देखो, उतना ही आना चाहिए आंसर, ठीक है ना, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम इन गिवन मीडियम। तो स्पीड ऑफ वेव जो होती है या साउंड होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जब तक मीडियम सेम रहेगा स्पीड सेम रहेगी। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ y1 प्लस y2 एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0.25 सेकंड। तो पहले y1 डिटरमाइन करेंगे। y1 कितनी आएगी, y1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रखना है, ओके। तो a साइन इन ब्रैकेट इसके साथ अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, बिकॉज x 0 है ना, x 0 है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ये कितना है 100 पाई इंटू t कितना है 0.25, 0.25 मतलब 1/4। तो 4 1 जा 4 2 जा उसके बाद 4 2 जा 10, 4 2 जा 2, 4 5 जा, तो क्या है ये a साइन ऑफ -25 पाई, ओके, -25 पाई। तो ये माइनस को सामने ले लोगे तो -a साइन 25 पाई। तो साइन 25 पाई की वैल्यू होती है 0। साइन ऑफ पाई 0, 3 पाई 0, 5 पाई 0, ओके। साइन ऑफ पाई 0, सो फाइनली आंसर विल बी 0, ओके। y1 0 आ गया। y2 देखो, y2 इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट x तो 0 रखना है ना, x 0 रखना है और टाइम कितना रखना है 0.25। तो ये 0 रखोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, -96 पाई इंटू 1/4, ओके। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 9 4 4 जा, तो ये आएगा -a साइन 24 पाई, और 24 पाई की भी वैल्यू 0 होती है, तो -a इंटू 0 विल बी 0, सो दैट इज 0। तो y1 0 y2 0, तो y1 प्लस y2 भी कितना आ जाएगा 0, सो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ओके। चलो, तो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 9। तो हमने क्या किया, हमें पोजीशन गिवन थी, हमें टाइम गिवन था, तो वी हैव जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ टाइम एंड पोजीशन इन आवर गिवन इक्वेशन। फ्रॉम दैट वी हैव फाइंड आउट y1 and y2 at that position, and just we add that y1 and y2, we will get resultant amplitude, okay। अब ये जो है क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वो आखिरी में सॉल्व करेंगे, पहले 11th को देखते हैं। दिस इज y1, दिस इज y2, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो अगर मेरा y1 है a साइन 2 पाई n1t और y2 है a साइन 2 पाई n2t, तो जो नेट मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt, इसकी फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू होगी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो एम्पलीट्यूड होगा a इज इक्वल टू 2a कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। ये सारी चीज़ें लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो मुझे पहले n1 n2 पता करना होगा, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको सॉरी n1 को इसके साथ, n2 को इसके साथ कंपेयर करो, तो क्या आ जाएगा 2 पाई n1t इज इक्वल टू, ये आएगा पहला वेव 400 पाई t, तो t से t कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो n1 आएगा 200 हर्ट्ज, समझ रहे हो 200 हर्ट्ज। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो 2 पाई n2t आएगा 402 पाई t, तो t से t कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n2 आएगा 2 2 जा 2 0 जा 2 1 जा 201 हर्ट्ज। तो नेट फ्रीक्वेंसी आएगी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बी 200 प्लस 200 n1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 401 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0 जा 2 5 जा, तो 200.5 हर्ट्ज, 200.5 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी वेरी सिंपल, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, n2, तो n2 माइनस n1, बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं हम, तो क्या आएगा 201 माइनस 200, दैट विल बी 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इज योर आंसर। इंटेंसिटी रेशियो वेरी सिंपल, ओके। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। पहले वाले का एम्पलीट्यूड है 3, दूसरे वाले का है 4, तो क्या आएगा I1 बाय I2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 होल स्क्वायर। स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेके वो इंटरफ्रेंस करा रहे हैं, तो 3 बाय 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 बाय 16 विच इज़ परफेक्टली
ऑलराइट, ओके। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ प्रॉब्लम नंबर 10 इज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसमें आपका लॉजिक या बीट फ्रीक्वेंसी आपको पूरी तरह से समझा हुआ होना जरूरी है, ओके। मैं बताता हूं आपको। अब यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी है। तो 3 फ्रीक्वेंसी में कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। 3 फ्रीक्वेंसीज, 3 ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 200, 203 एंड 207 हर्ट्ज। व्हाट इज बीट्स? अब ये तीनों को मिला के कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे? बीट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं वो लोग, 1 सेकंड की। तो इन दोनों के बीच में कितने बीट्स होंगे? 3। 203 माइनस 200 कितने? 3। इन दोनों के बीच में कितने होंगे? 207 में से 203 गए 4। और इन दोनों के बीच में कितने होंगे? 7। तो 1 सेकंड में इसके 3, इसके 4 और इसके 7। 7 और 4 11 और 3 14। गलत, ये गलत हो जाएगा। कॉमन बीट्स आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो इसके 3 बीट्स, इसके 1 सेकंड में 3 बीट्स सुनाई दे रहे हैं। मतलब पहला कब सुनाई दे रहा है? 1/3 पर। दूसरा कब सुनाई दे रहा है? 2/3 पर। और तीसरा कब सुनाई दे रहा है? 3/3 पर। इसके जो 3 बीट्स सुनाई दे रही है 1 सेकंड में 3 बीट्स, मतलब पहला कब 1/3 पर, दूसरा 2/3 पर, तीसरा 3/3 पर। 1 सेकंड के हमने 3 पार्ट किए। अब इसके 4 बीट कब कब सुनाई दे रही है? पहला 1/4 सेकंड पर, दूसरा 2/4 पर, तीसरा 3/4 पर, चौथा 4/4 पर। इसके 3 बीट्स 1 सेकंड में 3 बार, 1/3 पर, 2/3 पर, 3/3 पर, 1 सेकंड हो गए। अब इसके 4 बीट्स 1 सेकंड में 4 बार, तो 1 सेकंड के 4 पार्ट करो, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसके 7, इन दोनों के तो 7, 1 सेकंड के 7 पार्ट करो, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। तो ये जो बीट्स है ना, ये जो बीट्स है, ये बीट्स है, ये कॉमन बीट्स है ना, दीज आर द कॉमन बीट। तो ये तीनों बीट एक ही बार सुनाई देंगे, तो ये तीनों का मिलाकर 1 पकड़ना होगा। तो ये होगा 1 बीट, बिकॉज ये सारे 1 सेकंड पे सुनाई दे रहे हैं ना, 1 बीट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल 12 बीट सुनाई देंगे, बिकॉज 3 बीट ओवरलैप हो जाएंगे। पहले वाले का आखिरी, दूसरे वाले का आखिरी और तीसरे वाले का आखिरी ओवरलैप हो जाएगा, तो बड़ा बीट सुनाई देगा वो 1। और बाकी कितने? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल बीट कितने सुनाई देंगे? 12, 14 नहीं है, कितने सुनाई देंगे? 12। ठीक है, समझ में आया? चलो लिख लो। सो दिस विल बी द लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बीट्स। समझना क्या बोल रहा है? अ स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n0। एक ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी है n0। अनदर ट्यूनिंग फोर्क A हैज 20% मोर फ्रीक्वेंसी देन n0। तो हमारे पास एक NA है, एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20% मोर है। सो NA इज इक्वल टू 20% मोर, मतलब 120/100 ऑफ n0। 20% मोर तो 100 में 20 ऐड करो, 10% मोर 100 में 10 ऐड करो, 10% लेस 100 से 10 माइनस करो, और परसेंट क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो Na इज 120, चलो इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं। Na इज 120% ऑफ n0, सो दैट विल बी Na इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 100 इनटू n0। उसके बाद Nb हैज 30% मोर, तो और एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है Nb। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 30% मोर है, 30% मोर है, मतलब Nb इज 130% ऑफ n0। सो Nb इज 130 डिवाइडेड बाय 100 इनटू n0। अब Na एंड Nb हाउ 6 बीट्स पर सेकंड। तो इन दोनों को अगर साउंड करोगे एक दूसरे के साथ तो कितने बीट्स देंगे? 6 बीट्स पर सेकंड। अब हमेशा क्या करते हैं हम? बीट्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेटली दिस इज हायर फ्रीक्वेंसी, सो Nb माइनस Na इज इक्वल टू 6। सो हाउ मच इज माय Nb? 130 डिवाइडेड बाय 100 n0, 130 डिवाइडेड बाय 100 n0 माइनस Na 120 डिवाइडेड बाय 100 n0 इज इक्वल टू 6। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बेस सेम है 10, 13 माइनस 12 1 n0। समझ रहे हो? 13 n0 माइनस 12 n0, 1 n0 इज इक्वल टू 6। तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो n0 विल बी 60 हर्ट्ज। n0 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 हर्ट्ज। n0 विल बी 60 हर्ट्ज। हाउ टू डिटरमाइन Na एंड Nb? यहाँ पर n0 की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा? Na इज इक्वल टू, ये 0 कैंसल, 12/10 इंटू n0 कितना है? 60, 0 0 कैंसल, 12 6 72 हर्ट्ज। दिस इज माई Na।
एन ए 72 हर्ट्स, परफेक्ट। अब एन बी यहाँ से डिटरमाइन कर लो, 0 0 कैंसिल, एन बी इज इक्वल टू 13/10 इंटू एन जीरो कितना है 60, ये 0 0 कैंसिल, 13 6 आई 78 हर्ट्स, 78 हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म। कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।